हेलो स्टूडेंट्स, ब्लॉक 3 बीपीएससी 132 का यूनिट 7 का ये तीसरा पार्ट है। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि विधायी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं इसके, वो दोनों पार्ट्स को जाकर चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियोस का लिंक जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज की हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को यूनिट 7 में आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि यूनिट 7 के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं संस्थाओं की। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो सरकार के 3 महत्वपूर्ण कामों को संपादित करती हैं। तो इसमें यूनिट 7 जो हमारी है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है विधायिका से, यानी कि कानून निर्माण करने वाली जो संस्था है उसके बारे में आपको पढ़ना है और उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को देखना है विधायी प्रक्रिया। अगर आप इसको दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो इसको हम कहेंगे कानून निर्माण की प्रक्रिया। राइट, कि कानून का निर्माण किस तरीके से होता है, आप लोगों को इस टॉपिक को समझना है कि लॉ कैसे बनाती है भारत की संसद। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहली चीज़ आपको क्या बताई गई है कि जो लॉ मेकिंग है वो भारत की संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है। और भारत के संविधान में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन स्टेजेस से गुजर कर एक जो प्रस्ताव है वो कानून का रूप धारण करेगा। राइट, और इसी को हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि विधायी प्रक्रिया या कानून निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। संसद कानून किस तरीके से बनाती है, आपको इस प्रक्रिया को समझना है। आप अगर देखेंगे तो कई स्टेजेस में कानून का निर्माण होता है, कई चरणों में कानून का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेज अगर आप देखेंगे तो जो पहला चरण होता है उसमें क्या किया जाता है? इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। कानून को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। राइट, और जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीज़न। बिल के अंदर ये बताया जाता है कि ये बिल क्यों ला रहे हैं हम, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इंट्रोडक्शन के टाइम पर ही ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी होती हैं। राइट, और जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल जो होता है, कानून का जब बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है सदन में, उसको ही फर्स्ट रीडिंग भी कहते हैं बिल की। अगर आप देखेंगे तो संसद में जो बिल पेश किए जाते हैं मूलतः वो 2 तरीके के होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है और एक को मनी बिल कहा जाता है। राइट, अगर आप देखेंगे तो सामान्य बिल कह सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को, और मनी बिल यानी कि धन विधेयक। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ए बिल अदर देन मनी और फाइनेंशियल बिल में बी इंट्रोड्यूस ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई भी बिल या विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं है या वित्त से संबंधित नहीं है तो संसद के किसी भी सदन में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राइट, और दोनों सदनों से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल है तो वो लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर आपको अगली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ए बिल में बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। जो एक बिल होता है, विधेयक होता है, वो एक मिनिस्टर के द्वारा भी प्रेजेंट किया जा सकता है और एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा, यानी कि लोकसभा का कोई मेंबर भी उसको प्रेजेंट कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो आप ऐसी कंडीशन में देखेंगे जब कोई मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है सदन में तो हम उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और अगर कोई प्राइवेट कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इसको प्रेजेंट करता है तो हम इसको निजी बिल कहते हैं। तो सरकारी बिल और निजी बिल के बीच में ये अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि एवरी बिल दैट इज़ इंट्रोड्यूस इन द हाउस हैज़ टू बी पब्लिश्ड इन गैजेट। जो भी कानून इंट्रोड्यूस होता है हाउस के अंदर उसको आपको भारत का एक घोषणा पत्र, एक गैजेट
पे होता है उसके अंदर उसको पब्लिश करना ज़रूरी होता है। जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है उस समय आम तौर पर किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं होती है। सिर्फ जो मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करता है वो एक ब्रीफ स्टेटमेंट दे देता है कि ये जो बिल है वो उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। और अगर इस लेवल पर फर्स्ट लेवल पर बिल को अपोजिशन मिल जाती है तो वन ऑफ द मेंबर अपोजिंग द बिल में बी परमिट टू गिव हिज रीजन। तो किसी एक मेंबर को ये बोल दिया जाता है कि आप रीजंस बता दीजिए कि आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, और इसके बाद जो आपके पीठासीन अधिकारी हैं वो फर्स्ट स्टेज पर वोटिंग करा लेते हैं, और अगर संसद जो होती है वो बिल के फेवर में होती है देन ये बिल क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पर बिल को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। कितने तरीके के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल हो सकता है, मनी बिल हो सकता है, मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है, और प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ये सारी गतिविधियां जो हैं वो आपको होती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, राइट। सेकेंड स्टेज पर जब बिल आता है तो 4 विकल्प हमारे पास होते हैं। पहला विकल्प जो होता है वो क्या होता है कि आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन अ बिल मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। पहली चीज़ तो ये होती है कि बिल को इंट्रोड्यूस होने के बाद में क्या हो सकता है कि बिल को कंसिडरेशन में ले लिया जाए कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पर, अगर आप देखें तो दूसरा विकल्प क्या है कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, राइट। जो सेलेक्ट कमेटी होती है पार्लियामेंट की उसके पास उसको भेजा जा सकता है। तीसरा विकल्प क्या होता है कि ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट स्टेज पे उसको जॉइंट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। जॉइंट कमेटी क्या होती है, जॉइंट कमेटी लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की को मिलाकर कमेटी बनती है, वो उस कमेटी के पास उस बिल को भेजा जा सकता है। अगर आप चौथा विकल्प देखेंगे तो चौथे विकल्प में क्या किया जाता है, चौथा विकल्प भी बहुत इंटरेस्टिंग विकल्प है कि सामान्य जनता की राय जानने के लिए, पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए उसको सर्कुलेट कर दिया जाए। न्यूज़पेपर्स में कई बार उसको दे दिया जाता है कि ये जो विधेयक आया है इसके ऊपर सामान्य जनता का ओपिनियन जानना है, इसके लिए इसको पब्लिश किया जाता है। तो वहाँ पर हम पब्लिक ओपिनियन ले सकते हैं। तो सेकेंड स्टेज पर 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। रूटीन में अगर आप देखेंगे तो जो शुरुआती 3 ऑप्शन है वही अडॉप्ट किए जाते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है वो तब किया जाता है कि जब बिल के अंदर कुछ ऐसा हो जो पब्लिक कंट्रोवर्सी को पैदा कर सकता हो, जहां पर पब्लिक के बीच में कंट्रोवर्सी आ सकती हो, ऐसी कंडीशन में ही उसको फोर्थ विकल्प के लिए भेजा जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेज पर ये कैसे होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे द डे 1 ऑफ दिस मोशन इज कैरीड आउट द प्रिंसिपल ऑफ द बिल एंड इट्स जनरल प्रोविजंस में भी डिस्कस। इन 4 विकल्पों में से जैसे ही ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं कि कंसिडरेशन के लिए लेना है, जॉइंट कमेटी के पास भेजना है, या फिर इसको हमें सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना है, और जिस दिन ये मोशन कैरीड आउट हो जाता है उसी दिन से जो बिल होता है उसके प्रोविजंस के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है। अगर बिल को कंसिडरेशन में ले लिया जाता है तो अमेंडमेंट टू द बिल एंड क्लॉजेस बाय क्लॉजेस कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बिल अंडरटेकन। अगर बिल को कंसिडरेशन के लिए ले लिया जाता है तो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होती है बिल के अंदर। जितने भी पॉइंट्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, सब पर विचार किया जाता है। उसमें क्या संशोधन हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। इफ़ द बिल इज़ रिफर्ड टू द सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस इट कंसीडर द बिल एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस। अगर सेलेक्ट कमेटी के पास बिल को भेजने का निर्णय किया जाता है तो ये कमेटी क्या करती है, बिल के ऊपर अपना विचार करती है और इसके बाद सदन में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत
करती है। और इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती है कि बिल के ऊपर प्रॉपर बातचीत शुरू होती है, कंसिडरेशन किया जाता है, अमेंडमेंट्स सुझाए जाते हैं, राइट। और अगर आप देखें तो कानून निर्माण की दृष्टि से जो ये सेकेंड स्टेज होता है, ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग स्टेज होता है। और एक बार जब क्लॉज बाय क्लॉज सारे कंसिडरेशन हो जाते हैं, सारे बिंदुओं के ऊपर बात हो जाती है, राइट, फिर इसके बाद वोटिंग होती है और सेकेंड रीडिंग जो है वो यहाँ पर सेकेंड स्टेज जो है वो फिनिश हो जाता है, राइट। यहाँ पर 2 स्टेज ख़त्म होने के बाद में तीसरा स्टेज अगर आप देखेंगे तो शुरू होता है। और तीसरे स्टेज में क्या होता है कि द मेंबर इन चार्ज मूव दैट द बिल इज पास। थर्ड स्टेज पर यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बिल जो है पास हो गया है या नहीं हुआ। एट द थर्ड रीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिल इज क्विक एज नॉर्मली ओनली वर्बल एंड प्योरली फॉर्मल अमेंडमेंट्स आर मूव्ड, राइट। जो थर्ड स्टेज होता है वो टाइम टेकिंग नहीं होता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। जो सजेशंस भी आते हैं वो वर्बल होते हैं, राइट, और फॉर्मल होते हैं, और डिस्कशन भी बहुत ब्रीफ होता है, राइट। और एक बार वंस ऑल द अमेंडमेंट्स आर डिस्पोज्ड द बिल इज फाइनली पास्ड इन द हाउस। और एक बार जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो थर्ड स्टेज पर ये मान लिया जाता है कि फाइनली हाउस से बिल पास हो गया है जहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। अब एक सदन की पूरी प्रक्रिया हो गई, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब इसके बाद क्या होगा, इट ट्रांसमिटेड टू द अनदर हाउस फॉर कंसिडरेशन। अब इसको दूसरे सदन में विचार के लिए भेज दिया जाएगा। फर्स्ट मान लिया लोकसभा के अंदर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, तीनों स्टेजेस पार होंगी, तीनों स्टेजेस पार होने के बाद में जब बिल को लगेगा कि दोनों सदनों बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया है, अब इसको कंसिडरेशन के लिए, विचार के लिए कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, राइट। और जब दूसरे सदन में ये कंसिडरेशन के लिए आएगा तो इसको फिर उन्हीं सारी प्रक्रियाओं से, उन्हीं सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा जो स्टेजेस फर्स्ट हाउस में हुई थी। लोकसभा के अंदर जिन 3 स्टेजेस को फॉलो किया था वही सारे स्टेजेस इसको सेकेंड हाउस में भी करने पड़ेंगे, राइट। देयर आर 3 ऑप्शन बिफोर दिस हाउस। सेकेंड हाउस के पास 3 ऑप्शन होते हैं, राइट। पहला क्या होता है, इट मे फाइनली पास द बिल एज सेंट बाय द ओरिजिनेटिंग हाउस। पहली चीज़ तो ये होती है कि ये बिल को पास कर दे जैसा कि पहले सदन के द्वारा भेजा गया था। सेकेंड, ये इट मे रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर और अमेंड इट एंड रिटर्न टू द ओरिजिनेटिंग हाउस। दूसरा इसके पास पावर क्या होता है कि ये बिल को रिजेक्ट कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है या फिर इसको रिटर्न टू द ओरिजिनेटिंग हाउस और इसको जो पहला सदन है उसको वापस भेज सकता है। तीसरा इसके पास ये होता है, राइट, कि इट मे नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द बिल एंड इफ मोर देन 6 months passes आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट द बिल इट इज़ कंसीडर एज रिजेक्शन। तीसरा इसके पास पावर क्या होता है कि वो कोई बिल के ऊपर कोई भी एक्शन ना ले और 6 महीने तक अगर दूसरा सदन कोई एक्शन नहीं लेता है तो इट इज़ कंसीडर्ड एज रिजेक्टेड, तो उस बिल को रिजेक्टेड मान लिया जाता है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल होती है। ये जो 6 month वाला क्लॉज है, आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के साथ होता है। मनी बिल में राज्यसभा के पास पावर्स जो होती हैं वो उस तरीके से नहीं होती हैं। The originating house now consider the returned bill in the light of the amendment। अगर दूसरे सदन ने कुछ सुझाव देकर या कुछ परिवर्तन करके बिल को पहले सदन में वापस भेज दिया गया, राइट, तो इफ़ इट एक्सेप्ट दिस और पहले सदन ने उन सुझावों को स्वीकार कर लिया तो क्या होगा कि पहला सदन दूसरे सदन को इस बारे में एक मैसेज सेंड कर देगा कि देखिए आपने दूसरे सदन ने जो संशोधन सुझाए थे, अमेंडमेंट सुझाए थे, उनको हमने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अगर वो उन अमेंडमेंट्स को स्वीकार नहीं करते हैं देन द बिल इज़ रिटर्न टू द अनदर हाउस विद अ मैसेज टू दैट इफेक्ट। तो अगर
दूसरे सदन ने जो सुझाव दिए हैं उसको पहला सदन स्वीकार नहीं करता है, तो वो पहले सदन को उसको लौटा देता है विद दिस मैसेज कि देखिए ये हम यहाँ पर ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जो सुझाव आपने दिए हैं। अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि दोनों ही सदन किसी एग्रीमेंट पर, किसी समझौते पर ना पहुँचे, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों की जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं। The disputed provision is finally adopted or rejected by a simple majority। तो जो भी बिल आता है उसमें पूरे बिल में प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ डिस्प्यूटेड जो पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर डिस्प्यूट होता है, जिन पॉइंट्स को लेकर झगड़ा होता है, उनको या तो अडॉप्ट कर लिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होता है? सिंपल मेजॉरिटी से होता है, राइट। कॉम्प्लेक्स मेजॉरिटी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो जॉइंट मीटिंग होती है, राइट, दोनों सदनों की, उसको कौन बुलाता है, उसको कौन कॉल करता है? ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट उसको कॉल करता है, राइट। इसके बाद थर्ड स्टेज पर फाइनल जो स्टेज आता है वो क्या आता है? फाइनल स्टेज पर अगर जब दोनों सदनों के द्वारा बिल को पास कर दिया जाता है, राइट, तो अब इसके ऊपर फाइनली सिग्नेचर होते हैं किसके? स्पीकर के। सिग्नेचर किए जाते हैं स्पीकर के जब दोनों सदनों से में ये फाइनली पास हो जाता है। और स्पीकर के सिग्नेचर होने के बाद इसको कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, राइट। और ये लास्ट स्टेज मानी जाती है जब राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहें तो अपनी सहमति दे सकते हैं, राइट। और अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो जो बिल है वो एक्ट के रूप में पास हो जाता है, वो कानून का रूप ले लेता है। और अगर राष्ट्रपति चाहें तो बिल को अपने पास रोक कर भी रख सकते हैं, वो अपनी सहमति दें या ना दें, हो सकता है कि बिल को वो अपने पास रोक कर रख ले इंडेफिनिट टाइम के लिए। तो ऐसी कंडीशन में माना जाता है कि वो बिल जो है, वो कानून जो है, समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति के पास एक और पावर होता है कानून निर्माण की प्रक्रिया में कि अगर वो चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए हाउस को बिल लौटा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वो जो उन्होंने कानून बनाया है उसके ऊपर पुनः विचार करें। राष्ट्रपति जो हाउसेज हैं, लोकसभा या राज्यसभा, उसको बिल वापस लौटा सकते हैं ये कहते हुए कि आप इस पर पुनः विचार करिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हाउसेज पासेस द बिल अगेन विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट for the second time, the president has no power to withhold the assent। देखिए, राष्ट्रपति ने बिल को वापस लौटा दिया हाउसेस को कि आप इस पर रिकंसीडर करिए। दोनों हाउसेस ने रिकंसीडर किया, राइट। अगर उनको लगा कि कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए तो उन्होंने किए, और अगर उन्होंने अमेंडमेंट नहीं भी किए और बिल को पास करके दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं होगी कि वो बिल को अपने पास रोक कर रख सकें, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब कानून बनाने की बात होती है तो लोकसभा की भी भूमिका होती है और राज्यसभा की भी भूमिका होती है, और तीसरी जो भूमिका होती है वो राष्ट्रपति की भूमिका होती है। और इसके साथ साथ एक प्रमुख भूमिका जो होती है वो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति की भी होती है, राइट। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो कानून बनता है वो बहुत प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बनता है, इसीलिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। तो बहुत कई बार डिफ़िकल्ट होता है कि आप किसी शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है वो कानून का निर्माण कर पाएँ, क्योंकि जो कानून बनाया जाता है उसका सामान्य जनता के ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसलिए कानून को बहुत सोच समझ कर ही बनाया जाता है ताकि वो सामान्य जनता के लिए हितकारी साबित हो। अगला पॉइंट आपका इसमें है मनी बिल, धन विधेयक। धन विधेयक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, राइट। फाइनेंस बिल मे बी सेड टू बी एनी बिल विच रिलेटेड टू रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर।
राइट। हम लोग वित्त विधेयक किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के बीच में अंतर होता है। जो वित्त विधेयक होता है उसका संबंध किससे होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से होता है, राइट। और अगर आप देखें, सभी जो वित्त विधेयक होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो धन विधेयक भी होते हों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 110 में ये परिभाषित किया गया है कि किन विधेयकों, किन बिल्स को हम लोग धन विधेयक कहेंगे। धन विधेयक पर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपके लिए मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आपके लिए उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं ब्रीफली ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। कहते हैं आर्टिकल 110 में कहा गया है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी बिल जो मनी बिल है या नहीं है, इसका अंतिम फैसला कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो तय करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, राइट। ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ऑर्डिनरी बिल आप लोकसभा में भी प्रेजेंट कर सकते हो, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आप उसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक बार जब बिल लोकसभा में पास हो जाता है, मनी बिल, धन विधेयक, तब उसको राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं होती है कि वो किसी धन विधेयक को रिजेक्ट कर दे, किसी भी धन विधेयक को वो रिजेक्ट करने की पावर उसके पास नहीं होती है, बल्कि 14 दिन के अंदर अंदर जब बिल राज्यसभा को रिसीव होता है उससे 14 दिन के अंदर उसको राज्यसभा को वो विधेयक जो है वापस लौटाना होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में अगर राज्यसभा कुछ सुझाव देती है, राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है कि वो धन विधेयक को रिजेक्ट कर दे, लेकिन उसे सुझाव देने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक पर किसी भी रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझावों को माने ही धन विधेयक के संदर्भ में। इफ़ द लोकसभा एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन द बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा के द्वारा दिए गए सजेशंस को, ध्यान दीजिएगा, सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उनको स्वीकार कर लेता है तो बिल को दोनों सदनों से पास कर लिया समझा माना जाता है कि वो पास हो गया। अगर लोकसभा जो रिकमेंडेशन है उसको स्वीकार नहीं करती है तब भी ये मान लिया जाता है कि जो बिल है वो दोनों सदनों से पास हो गया है, राइट। If the money bill passed by the Lok Sabha and transmitted to Rajya Sabha for its recommendation is not returned to within a 14 days। देखिए एक और कंडीशन बन सकती है, वो कंडीशन क्या है कि लोकसभा ने बिल को पास करके राज्यसभा के पास भेज दिया, लेकिन राज्यसभा ने जो 14 दिन का टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर बिल को वापस नहीं भेजा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राइट, ऐसी कंडीशन में जो ओरिजिनल फॉर्म में बिल है उसको पास मान लिया जाएगा, राइट। राज्यसभा की मनी बिल के मामले में जो पावर होती है वो बहुत कम होती है, वो पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ सुझाव देने भर का उसका राइट होता है। तो ये आपका मनी बिल है जिसको आप लोग समझ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ तो आप लोग उसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप लोग अगर अपनी हिंदी की बुक निकाल कर सामने रखेंगे और मैंने यहाँ पे जो भी हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाएगा कि ये कौन कौन सा पॉइंट है। तो आप लोग एक बार कोशिश करिए, अगर नहीं हो रहा है देन प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। अब हम अगली बात जो करते हैं, अगला जो इसमें पॉइंट है वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं इसे हिंदी में। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे अपनी बुक खोल के देखिएगा, उसमें संसदीय विशेषाधिकार लिखा होगा। संसदीय विशेषाधिकार का क्या मतलब होता है, संसद का सदस्य होने के नाते आप लोगों को कुछ
विशेषाधिकार जो हैं वो सदन के द्वारा दिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, अगर आप देखेंगे तो संसदीय पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं वो सर्टेन राइट्स होते हैं, राइट। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कुछ अधिकार दिए होते हैं, सर्टेन राइट्स होते हैं, और वो अधिकार उनको क्यों दिए जाते हैं? ताकि सदन का जो काम है वो फ्री और इफ़िशिएंट तरीके से चलता रहे, राइट। सदन के जो कार्य हैं वो कार्यकुशलतापूर्वक तरीके से चलता रहे। अगर आप देखेंगे तो संसद में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको दो प्रकार के विशेषाधिकार जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जिसमें एक होता है जिसको आप कह सकते हो प्रगणित और अप्रगणित अधिकार, इन्यूमरेटेड एंड अनइन्यूमरेटेड राइट्स, राइट। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या अधिकार दोनों को मिले हुए हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उसे समझ लीजिए। नंबर 1 अधिकार तो उनको मिला है कि संसद के दोनों सदनों में, राइट, सदस्यों को बोलने की आज़ादी होती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही वो बोल सकते हैं। दूसरा, उनको क्या इम्यूनिटी मिली हुई है? इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट कास्ट। संसद में या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य ने कोई बात कही है तो उस बात के लिए या कोई वोटिंग उन्होंने कास्ट की है उसके संबंध में संसद सदस्य के विरुद्ध किसी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, राइट। मान लिया कि बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उस पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई बात कही है, कोई कहीं पर वोटिंग हुई है किसी इशू को लेकर, वहाँ पे उन्होंने वोट किया, तो उसके लिए आप उनको कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं, को नहीं ले जा सकते। तीसरा जो है इम्यूनिटी ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन और by or under the authority either house of the parliament any report paper and proceeding। तो यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पत्र या मतों या कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में भी उनका उत्तरदायित्व शून्य होता है। अगर आप फोर्थ देखेंगे, फोर्थ इसमें अगर उनको देखेंगे तो क्या दिया गया है? फोर्थ में कहा गया है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट in civil cases for duration of the session of for a period of 40 days before and after the session, right। किसी भी दीवानी मामले में उन्हें गिरफ्तार होने से छूट मिलती है। यदि सत्र चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी दीवानी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अगर आप 5वां पॉइंट देखेंगे, इसमें 5th देखेंगे तो क्या है? एग्जम्पशंस फ्रॉम अटेंडिंग एज अ विटनेस इन अ कोर्ट, राइट। किसी भी कोर्ट में गवाह के रूप में उनको प्रस्तुत होने से छूट मिलती है। ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि संसद के सदस्यों को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं। जो 5 विशेषाधिकारों की चर्चा मैंने यहाँ की है, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वो पूछ लें कि जो आपको राइट्स दिए गए हैं, संसद के सदस्यों को क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो ये 5 आप लोगों को याद रहने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो जो अनरिम्यूनरेटेड या प्रिविलेजेस हैं, जो अप्रगणित अधिकार हैं, वो जिसमें कोई भी सदस्य यदि संसद की अवमानना करता है तो संसद को ये शक्ति है कि उसके विरुद्ध जो है वो कठोर कार्रवाई करे। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, वैसे ही बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आप क्या नहीं कर सकते? आप संसद का अपमान नहीं कर सकते, चाहे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप मेंबर हो या आप मेंबर ना हो। ऐसी कंडीशन में अगर आप पार्लियामेंट की अवमानना करते हैं तो ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो कठोर दंड दे सकती है या कार्रवाई कर सकती है, जो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? पार्लियामेंट्री डिवाइस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, राइट। जो संसद है वो उसका एक महत्वपूर्ण काम क्या है?
उसका एक महत्वपूर्ण काम ये है पार्लियामेंट का कि वो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखे। अगर मैं सरल शब्दों में आपको बात बताऊं तो सरल शब्दों में ये है कि संसद का एक काम यह है कि वो सरकार को हमेशा नियंत्रण में रखे। राइट, one of the important function of the parliament is to control the executive। राइट, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संसद के पास ऐसी बहुत सारे मीन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय मौजूद हैं जिससे कि संसद जो है वो सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। राइट, और अगर आप देखें तो ये रूल और रेगुलेशन में जो सबसे पहली संसद के पास उपाय होता है वो होता है क्वेश्चन आवर। राइट, जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही जो पहला शुरुआती 1 घंटा होता है वो क्वेश्चन आंसर के लिए होता है, जिसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। राइट, और ये किस लिए होता है? अवेलेबल फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन इज एन इनहेरेंट पार्लियामेंट्री राइट ऑफ ऑल मेंबर। सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना हर संसद सदस्य का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड क्यों ना हो। Real objective of the member is asking the question is to point out the shortcoming of the administration। संसद के अंदर जो सवाल पूछते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर में, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? ताकि सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर किया जा सके। राइट, टू सर्टेन द थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। सरकार ने कोई नीति बनाई है, उसके पीछे उनकी मंशा को जाना जा सके कि उन्होंने वो क्यों बनाई है। राइट, और वेयर द पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्ट, कहाँ पे पॉलिसी सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई हैं वो परफॉर्म कैसा कर रही हैं, और उन पॉलिसीज़ के अंदर अगर ज़रूरी परिवर्तन हो उनका सुझाव भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर के माध्यम से देते हैं। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछते हैं तो सरकार को उसका आंसर देना पड़ता है, और इस तरीके से जो संसद है वो सरकार को अकाउंटेबल बना के रखती है, जवाबदेह बनाकर रखती है। इन केस द आंसर गिवन टू अ क्वेश्चन डज नॉट सेटिस्फाई द मेंबर। राइट, मान लिया किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा, राइट, और मिनिस्टर्स ने उसका आंसर भी दिया, लेकिन वो मेंबर सेटिस्फाई नहीं हुआ। राइट, और उसको लगा कि नहीं, इस पर जनहित में सरकार को और बड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था इस जो सवाल मैंने पूछा गया, तो वो क्या करेगा? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा। और सदन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लोकसभा होगा तो स्पीकर होगा, राज्यसभा होगा तो सभापति होगा। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा और कहेगा कि सर इस पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन की हमको ज़रूरत है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं लोकसभा का स्पीकर या सभापति, राइट, वो उनको लास्ट जब आवर होता है 1 घंटा होता है उसमें उनको ये परमिशन दे सकते हैं कि इस विषय पर आप चर्चा कर लीजिए। राइट, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक और चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? उनको लगता है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर जो मंत्री महोदय हैं उनको जवाब देना चाहिए, तो वो जो मिनिस्टर्स हैं उनका ध्यान उस मुद्दे पर खींच सकते हैं, और इसके लिए वो जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी प्रायर परमिशन ले लेते हैं कि सर देखिए ये मैटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सर या मैडम जो भी चेयर पर हों, कि ये मैटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, इसके ऊपर मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वो इसकी परमिशन दे सकता है, और अगर वो ये परमिशन दे देता है तो मिनिस्टर के पास क्या विकल्प रह जाते हैं कि अगर वो चाहे तो एक ब्रीफ स्टेटमेंट दे दे लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, या फिर वो स्टेटमेंट देने के लिए टाइम या डेट मांग सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम इसके ऊपर बाद में अपना राय देंगे, सुझाव देंगे, तो हमको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। राइट, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास क्या राइट होता है? वो स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, एडजमेंट मोशन ला सकते हैं। राइट,
अगर कोई बहुत ऐसा अर्जेंट मैटर है पब्लिक इम्पोर्टेंस का, जिसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं देश के लिए, तो ऐसी कंडीशन में एडजमेंट मोशन जिसे हम कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। लेकिन इसका भी प्रॉपर नोटिस जो है वो जो देना, जैसे कोई ऐसा मुद्दा हो गया जिसके ऊपर देश के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, राइट, और उसके लिए आपको दूसरे कोई नोटिस देने का टाइम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप एडजमेंट मोशन लेकर आ सकते हैं, राइट। और एडजमेंट मोशन इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर विच if permitted lead to sitting aside the normal business। एडजमेंट मोशन जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट मोशंस होता है, बहुत इम्पोर्टेंट स्थगन प्रस्ताव जो संसद सदस्य लेकर आते हैं। इसमें सदन की जितनी भी कार्रवाई होती है वो उस दिन के लिए पूरी रोक दी जाती है और सिर्फ उस मुद्दे के ऊपर जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है उसके ऊपर बातचीत होती है, राइट। और अगर आप देखेंगे तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बनता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हासिल होती ही हैं कि क्वेश्चन आवर में सवाल पूछ लिया, अटेंशन मोशन ले आए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव ले आए। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का उसके पास एक और तरीका होता है कि बहुत सारी कमेटीज़ उसके पास होती हैं संसद की, जिसके माध्यम से भी वो सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति। संसदीय समिति को आप लोग एक बार समझ लीजिए। संसद का मैंने क्या बताया आपको, एक महत्वपूर्ण काम क्या है कि कार्यपालिका को जिम्मेदार बनाए रखना, जवाबदेह बनाए रखना, राइट। इसके लिए संसद को क्या अधिकार है कि वो जो कार्यपालिका के जो फंक्शंस हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उसको स्क्रूटनी करते रहें, उसकी जांच पड़ताल लगातार करते रहें, राइट। लेकिन ये जो फंक्शनिंग है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है डेली बेसिस पर कि वो लगातार ऐसा करे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया है, पार्लियामेंट ने कई सारी कमेटीज़ जो हैं वो बनाई हैं और इन कमेटीज़ के पास प्रॉपर पावर होता है कि वो सरकार के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा जो कामकाज किया जा रहा है उसको वो रिव्यू कर सकें। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज़ होती हैं, राइट। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ का नाम देखेंगे तो एक कमेटी होती है पब्लिक फाइनेंस के एरिया में, अगर आप देखेंगे तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। एस्टीमेट कमेटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, जो कि पब्लिक फाइनेंस, जो आपका जनता का पैसा होता है ना, उससे संबंधित मामलों के ऊपर अपनी नज़र रखती है, राइट। तो दे इंश्योर एन इफेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑल प्रपोज्ड पॉलिसी। जो कमेटीज़ बनती हैं वो क्या करती हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उनका वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करती हैं, राइट। और अगर आप देखेंगे तो ऑफन कमेटीज़ प्रोवाइड एन आइडियल आइडियल कॉन्टेक्स्ट फॉर डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल एंड सेंसिटिव मैटर इन इम्पार्शियल मैनर। ये कमेटी कोशिश करती हैं कि जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं या कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं उन पर निष्पक्ष तरीके से बात की जा सके, और ये पब्लिक की नज़रों में पब्लिसिटी भी इसकी नहीं होनी है, राइट। तो बहुत ही सलीके से ये जो कमेटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, ये सरकार के द्वारा बनाई गई सारी नीतियों के ऊपर अपना अपना होल्ड रखती हैं, उसको रिव्यू करती हैं, उसको उससे संबंधित जो रिपोर्ट होती है उसको संसद में सबमिट करती हैं, राइट। और अगर आप देखेंगे तो इन कमेटीज़ के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एक तरीके से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो जाता है फ्यूचर मिनिस्टर्स के लिए, राइट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए, राइट, ताकि उनको ये पता चले कि कानून को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए जिससे वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, राइट। तो कानून निर्माण जो है वो एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, बहुत सावधानी से वो हो, सरकार जो है या संसद जो है वो मनमाने तरीके से काम ना कर सके, संसद सरकार के ऊपर नियंत्रण रख सके,
इसका पूरा प्रयास जो है वो किया जाता है। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आप लोगों को पार्लियामेंट से संबंधित जो बिल कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, इसके बारे में बात की, मनी बिल के बारे में बात की, संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं इसके बारे में बात की, पार्लियामेंट किस तरीके से सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाती है और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की। आप लोगों को इस लेक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अच्छा लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लाइक का बटन बिल्कुल दबा दें, शेयर करना ना भूलें अपने जैसे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, उनकी भी हेल्प होगी। और आप लोग जब इस वीडियोस को देख लेंगे, सारे वीडियोस को तीनों को कंटिन्यूएशन में देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के बेहतर तरीके से हेल्प हो पाए। राइट, आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो if you find it valuable. Thank you everyone. Thank you so much.